सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है गरम खत ठंडा जवाब। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि लेखक हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 2, गरम खत ठंडा जवाब। पाठ का परिचय जान लेते हैं। सबसे पहले बच्चों, प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने संदेश दिया है कि गर्मी या क्रोध में किया गया कोई कार्य हानिकारक हो सकता है। अतः यदि कोई आपसे गर्मी में बात करे तो आपको शांति पूर्वक उसका उत्तर देना चाहिए। तो बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि अगर हम गर्मी यानी कि क्रोध, गुस्से में कोई भी कार्य करते हैं, कोई फैसला लेते हैं, तो वो गलत हो सकता है वो हमें ही नुकसान पहुंचा दे बाद में। इसीलिए यदि आपसे कोई गुस्से में, गर्मी से बात करता है तो आपको सोच समझकर शांतिपूर्वक उसका उत्तर देना चाहिए। पाठ को पढ़ते हैं। गर्मी खावे अपने को, नरमी खावे गैर को, यह मेरे पिताजी का फार्मूला था। 100 गाली का एक गाला मारी फूक उड़ा, यह भी उन्हीं का वचन है। तो क्या कह रहे हैं लेखक कि गर्मी यानी कि गुस्सा अपने आप को खाता है, और जो नरमी, अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो दूसरे को खाती है। ऐसा मेरे पिताजी कहते थे, लेखक कह रहे हैं। और एक और कहते थे, वो 100 गाली का एक गाला मारी फूक उड़ा, कि मतलब तुम्हें कोई 100 गालियां देता है तो अगर आप शांति से रहते हो, मतलब सोचो कि छोड़ो इसको, तो सारी बात वहीं पर समाप्त हो जाती है। ये भी उनका एक बात थी, मतलब वचन था लेखक के पिताजी का। एक दिन उनके पास जाट बिरादरी के एक चौधरी आए और आते न आते गर्म होने लगे। मुझे अब याद नहीं कि क्या बात थी। पिताजी ने उनके 5-7 वाक्य सुने और तब सहज भाव से बोले, चलो भाई बाएं के कुएं पर चले। तो लेखक एक समय की बात बता रहे हैं, पहले, काफी पहले की बात है ये, कि उनकी ही जाति के एक चौधरी साहब उनके घर आते हैं और आते ही गुस्सा होने लगते हैं उनके पिताजी के ऊपर। लेखक कह रहे हैं ये बात तो उन्हें अब याद नहीं कि वो क्या बात हुई थी उस दिन, लेकिन 5-6 बातें वो बोलते हैं, 5-6 वाक्य वो बोलते हैं। फिर लेकिन उनके पिताजी गुस्सा नहीं करते, बहुत ही शांत भाव से कहते हैं कि चलो भाई कुएं पर चलते हैं। अब जिस छोटी सी बगीची का नाम बाएं का कुआं पड़ गया है, वहां पहले एक वापी थी। क्या कह रहे हैं लेखक कि जो अब जिस छोटी सी बगीची का नाम बाएं का कुआं पड़ गया, वहां पर पहले क्या थी? एक वापी थी। वापी हम कहते हैं छोटे से तालाब को। तो अब वहां पर छोटा सा कुआं बन गया है। अब वहां मृत्यु के बाद कर्मकांड होता है और एक कोने में अखाड़ा है जहां नगर के कुछ लोग कसरत कुश्ती किया करते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि अब वो जो छोटा सा जो कुआं है, उस पर मृत्यु के बाद कर्मकांड होता है, यानी कि मृत्यु, जब इंसान मर जाता है उसके बाद की जो जो चीजें होती है, कार्य होते हैं, वो वहां पर किए जाते हैं। और पास में ही एक अखाड़ा बना हुआ है, अखाड़ा जहां पर कुछ लोग कसरत कुश्ती ये सब चीजें किया करते हैं। वहां चलने का निमंत्रण सहसा पिताजी ने दिया तो वे ऐसे चौंके, सोच में पड़े कि अपनी भूल गए। तो जब उनके पिताजी, लेखक कह रहे, जब उनके पिताजी ने ऐसी जगह पर चलने का उनको निमंत्रण दिया, आमंत्रण मतलब उनको आमंत्रित करके कहा कि चलो वहां चलते हैं, तो अचानक से उनके पिताजी ने ऐसा कहा था, तो वो चौंक जाते हैं, हैरानी में पड़ जाते हैं कि, और अपने आप के की जो बात कहने आए थे, जो गुस्से में वो बोले जा रहे थे, उस सबको वो भूल जाते हैं। अचकचाकर बोले, क्या है? बाएं के कुएं पर, मतलब विस्मित से होकर वो बोलते हैं कि वहां पर क्या है? अखाड़ा है, पिताजी ने बहुत सादगी से कहा। तो पिताजी ने भी कह दिया अखाड़ा है, अखाड़ा जहां पर कुश्ती वगैरह होती है। तो फिर उसने कहा, तो फिर क्या? तुम्हारा जी इस समय लड़ने को कर रहा है और मैं हो गया हूं बूढ़ा। कि तुमने कहा कि तुम्हारा तो इस समय लड़ाई करने का मन कर रहा है, तो क्यों ना अखाड़े में चले, और मैं तो बूढ़ा हो गया हूं इस समय। तो इब्राहिम मिल जाएगा या तोता पहलवान, उनसे तुम्हारा जोड़ बंधवा दूंगा। पिताजी क्या कह रहे हैं आगे कि भाई मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं तो लड़ नहीं सकता, वहां पर कोई ना कोई पहलवान मिल जाएगा, तोता पहलवान, इब्राहिम, तो उनसे तुम्हारी लड़ाई करवा दूंगा, बस तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी और मेरा पीछा छूट जाएगा, कि तुम्हें भी सब्र आ जाएगा और मेरा पीछा तुम छोड़ दोगे। सुनते ही उन्हें हंसी आ गई और हंसते ही पिताजी ने चाय का गिलास उनके आगे किया।
चाय की गर्मी मिल उसकी गर्मी उनके पेट में ही चली गई, तो वे लड़ते क्या। ये बात सुनते ही जो महाशय लड़ने के लिए आए थे उनको हंसी आ जाती है, और हंसते होते पिताजी भी उनके हाथ में चाय का गिलास दे देते हैं। चाय जैसे ही वो पीते हैं उनका सारा गुस्सा शांत कट चाय जैसे ही पीते हैं उनका सारा गुस्सा शांत हो जाता है, उनकी जो गर्मी थी वो गायब हो जाती है। फिर कैसे लड़ते वो। माँ का स्वभाव गर्म था, कभी वे बहुत तेज हो उठती तो पिताजी हंसकर कहते, अच्छा शूर्पणखा की झांकी फिर सजा लेना, इस समय तो काम की बात कर। उनके कहने का ढंग ऐसा होता कि लपटे मुस्कान में बदल जाती। तो लेखक कह रहे कि उनकी माँ भी गुस्से वाली थी, थोड़ा गर्म स्वभाव की थी। कई बार उन्हें जब गुस्सा आ जाता और वो बहुत तेज तेज बातें करने लगती, तो उस वक्त भी पिताजी हंसते हुए यही कहते कि शूर्पणखा की झांकी बात में सचा लेना, मतलब जो गुस्से वाला जो तुम्हारा शूर्पणखा का रूप है वो बाद में दिखाना, अब काम की बातें करो। तो पिताजी लेखक कह रहे कि इस तरीके से कहते थे हर बात को कि जो गुस्से में भी होता था उसके चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती थी। एक दिन बोले, जब दूसरा आदमी तुम्हारी तरफ जलता अंगारा फेंके तो क्या करोगे। गेंद की तरह उसे उचक लोगे तो तुम्हारा हाथ जलेगा या नहीं। अक्लमंदी इस बात में है कि तुम उसकी सीध से हट जाओ, यही बात गुस्से की है। तो वो कह रहे कि एक दिन उन्होंने ये बात सबको वो समझाते रहते थे कि अगर तुम्हारी तरफ कोई जलता हुआ अंगारा, मतलब कुछ भी कोई जलती हुई चीज तुम्हारी तरफ फेंकेगा तो तुम क्या उसे हाथ में पकड़ लोगे। अगर हाथ में पकड़ोगे तो तुम्हारा ही हाथ जल जाएगा। इससे अच्छा है कि तुम उसके आगे से हट जाओ। ऐसे ही अगर किसी को गुस्सा आ रहा है और वो तुम्हारे ऊपर कुछ बोल रहा है और तुम भी उसका जवाब देने लगोगे तो और बात बढ़ जाएगी। इससे अच्छा है कि तुम वहां से, इससे अच्छा है तो तुम क्या करो, वहां पर चुप रहो या फिर शांति के साथ कहीं वहां से हट जाओ। बात बस वही पूरी हो गई, पर आगे चलकर जब मैं संस्कृत पाठशाला में पढ़ने गया तो इसने जीवन में मुझे एक बड़ा उपयोगी नियम बनाने में बड़ी मदद की। तो कहते हैं कि लेखक की बात आई गई हो गई, लेकिन जब लेखक संस्कृत पाठशाला में गए थे तो उन्हें अपने जीवन का उन्होंने जो नियम बनाया, इस बात ने उनकी बहुत मदद की। उस पाठशाला में एक विद्यार्थी था, बड़ी अजीब हॉबी थी उसकी। वह सबको गालियों भरी पर्चियां लिखा करता और उसके बदले में जब दूसरे भी लिखकर या जबानी गालियां देते तो वह खूब हंसता, दूसरों की गालियों में रस लेता और उन्हें अपनी सफलता मानता। कि जब वो जिस पाठशाला में पढ़ते थे ना, वहां पर एक बच्चा और था, एक विद्यार्थी और था, जिसका क्या शौक था, सबको वह गालियां लिखकर देता था पर्चियों पर। और जब दूसरा विद्यार्थी उसके गालियों को पढ़ता और गुस्से में उसे फिर से गालियां देने लगता या पर्ची पर लिख के देता तो वो हंसने लगता और समझता कि मैं सफल हो गया, जो मैंने कार्य किया था। कई बार गुरुजी की बैत ने भी उससे दीक्षा दी, पर इससे उसने एक नया नुस्खा निकाला कि बदले में लिखे हुए गाली पत्र वह सुरक्षित रखने लगा, और कभी उसकी शिकायत होती तो वह उन्हें दिखाकर कहता, ये लोग ही मुझे गालियां लिखते हैं गुरुजी। तो कई बार गुरुजी की बैत के द्वारा उसकी पिटाई भी हुई, तो उसने गुरुजी से बचने का भी एक उपाय खोज लिया था। वह जो भी उसे गालियां लिखकर देता था बदले में वो उनको रख लेता था, और जब गुरुजी पूछते थे तो कहता था ये लोग ही मुझे गालियां देते हैं। बस इसके बाद गुरुजी तक बात पहुंचनी बंद हो गई और पाठशाला में गाली युद्ध पूरे जोरों से चलने लगा। इस युद्ध में वह एक तरफ अकेला और दूसरी तरफ 20 विद्यार्थी। वे उसे छांट छांट कर गालियां लिखते, पर वह रोज एक ना एक ऐसी नई गढ़ता कि सुनार की 100 चोटें लोहार की एक चोट में पूरी हो जाती। तो क्या करता फिर गुरुजी तक फिर ये सारी बातें विद्यार्थियों ने पहुंचानी बंद कर दी। क्या हुआ कि उनमें आपस में गाली युद्ध होने लगा। वो अकेला और दूसरी तरफ दो सारे के सारे विद्यार्थी हुआ करते थे, 20 विद्यार्थी हुआ करते थे। वो उसे छांट छांट कर गालियां देते, लेकिन उसके पास गालियों का पूरा समझ लो भंडार ही था। वो ऐसी बदले में गालियां देता कि सुनार की 100 चोटें और लोहार की एक चोट वाली जो कहावत है वो पूरी हो जाती थी। आगे बढ़ते हैं। जान पहचान के बाद एक दिन उसने मुझ पर अपना निशाना साधा और एक छोटे छात्र के हाथ मुझे पर्चा भेजा। लिखा था,
मेरी कहानी जोरू के भाई साहब, दूसरे शब्दों में मेरे प्यारे सालग्राम जी, क्या आपके पास एक नया निब है? तो उसने क्या लिखा था उसमें, एक क्या करता है, थोड़ी सी जान पहचान कर लेता है वो लेखक के साथ, और फिर लेखक को एक गाली भरी पर्ची भेजता है एक बालक के हाथ, जिसमें वो लिखता है कि मेरी कहानी जोरू के भाई साहब, मेरे प्यारे सालग्राम जी, और क्या आपके पास एक नया निब है? पर्चा पढ़कर जी भुन गया, पर तभी मुझे अपने पिता के बोल याद आए। तुरंत मैंने पर्चे के साथ एक नया निब उसे भेज दिया। पर्चे में मैंने लिखा, प्रिय भाई, आपका पत्र पढ़कर खूब हंसी आई। तुम तो बीरबल के अवतार मालूम होते हो। निब भेज रहा हूँ। तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया उसका पत्र पढ़ने के बाद, लेकिन मुझे पिताजी के वो शब्द याद आ गए जिसमें वो कहा करते थे कि बदले में हमें गुस्सा नहीं करना है। मैंने एक पर्चा पर्चा लिखा उस पर और उसके साथ एक नया निब भेज दिया। लिखा, प्रिय भाई साहब, आपका पत्र पढ़कर मुझे बहुत हंसी आई, और आप तो बीरबल के अवतार हो। जैसे बीरबल की हर बात में कोई ना कोई अर्थ छुपा रहता था, वैसे ही आपके साथ भी है। मैं आपको एक नया निब भेज रहा हूँ। यह पत्र और निब उसके लिए एक नया अनुभव था। शाम को मुझसे मिला और लिपट गया, माफी भी मांगी। बाद में उसने मुझे कभी ऐसा पर्चा नहीं लिखा, और धीरे धीरे उसने यह आदत छोड़ दी। तो ये उसके लिए बिल्कुल अलग अनुभव था, क्योंकि जब भी वो गाली लिखता था, बदले में दूसरे विद्यार्थी भी उसको गाली ही लिखते थे, और वह शाम को लेखक से मिलने आता है और उनके गले मिल जाता है और उनसे माफी भी मांगता है, और फिर धीरे धीरे लेखक को तो वो लिखता ही नहीं है ऐसा पर्चा कभी, और किसी और को भी जो उसकी आदत थी उसको भी वह छोड़ देता है। एक दिन मुझसे बोला, तुम्हारे पर्चे ने गालियों का मजा ही किरकिरा कर दिया यार। और क्या कहने लगा, एक दिन मिला कि तुम्हारे जो पर्चा तुमने जो मुझे लिख कर दिया, उसने तो मेरी जो गालियां लिखने की आदत थी उसको सारा मजा ही खराब कर दिया। इस अनुभव के बाद मैंने नियम बना लिया कि गरम बोल हो, गरम व्यवहार या गरम खत, उत्तर में अपनी ओर से गर्मी गलत। तो फिर लेखक का ये नियम ही बन गया कि कोई गरम शब्द बोल रहा है, यानी गुस्से में बोल रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, मतलब गरम गुस्से वाला व्यवहार कर रहा है, या गरम खत लिख कर दे रहा है, और उत्तर में अगर हम भी ऐसा ही करें तो ये गलत होगा, हमारी गलती होगी ये। जीवन में मैं अपने इस निर्णय पर कभी नहीं पछताया, और सच तो यह है कि मुझे जिन निर्णयों से जीवन में सबसे अधिक सफलताएं मिली, उनमें से एक यह भी है। तो लेखक कह रहा है कि मैंने तो क्योंकि नियम बना लिया था, और मैंने जो ये नियम बनाया, अपना मैंने जो ये फैसला लिया, उससे मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। और जीवन में मैंने जो बहुत सारे निर्णय लिए और उसमें मुझे सफलताएं जो मिली है, उनमें से एक निर्णय ये भी है। मुझे जीवन में अक्सर गर्म खत मिले हैं और मैंने उनका ठंडा जवाब दिया है। जवाब की ठंडक गर्म पत्र भेजने वाली की गर्मी को पी जाती है, और वह सचमुच बड़ी बेवकूफी हो गई ऐसा सोचने लगता है कि मुझे जीवन में जितने भी गर्म खत मिले, मतलब गुस्से वाले, गुस्से में जिसके को लिखा गया था, उसका मैंने ऐसे ही शांतिपूर्वक जवाब दिया, ठंडा जवाब दिया है। और जब गरम पत्र भेजने वाले को ठंडा जवाब मिलता है तो ऐसा लगता है कि जो ठंडा जवाब है उन्हें गरम खत की गर्मी को पी लिया है, और जो भेजने वाला है वो भी सोचने लगता है कि शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई है। गांधी जी ठंडे खत लिखने की कला के आचार्य थे। 1931 ईस्वी में वे लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। उस दिन अल्पसंख्यक समिति की बैठक में प्रधानमंत्री टैमजे मैकडॉनल्ड ने जो भाषण दिया वह धमकियों से भरा हुआ था। तो गांधी जी भी इस कला में प्रवीण थे, वो ठंडे खत लिखा करते थे। सन 1931 की बात है, गांधी जी जाते हैं लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस यानी कि सभा में भाग लेने के लिए, और वहां पर अल्पसंख्यक समिति की एक बैठक में प्रधानमंत्री टैमजे मैकडॉनल्ड एक भाषण देते हैं अपना, जिसमें धमकियां ही धमकियां शामिल थी। गांधी जी उसे सुनकर भिन्ना उठे, पर चुप रहे, और अपने स्थान पर लौटने के बाद जब वे पूरी तरह शांत हो लिए, उन्होंने एक पत्र लिखकर अपना विरोध प्रकट किया। बात यह है कि जवाब वाणी का हो या कलम का, वह जितना ठंडा होगा उतना ही प्रभावशाली भी।
तो उस भाषण को सुनकर गांधी जी को बच्चों बहुत गुस्सा आया था, लेकिन वो चुपचाप रहते हैं, अपने देश वापस लौट आते हैं। और जब पूरी तरह उनका मन शांत हो जाता है तो वह एक पत्र के माध्यम से अपने विरोध को प्रकट करते हैं। तो ये बात हमें यही सिखाती है कि चाहे हम वाणी से बोले, मतलब बोलकर जवाब दें, या पत्र के माध्यम से, जितना हम शांति से जवाब देंगे, ठंडा जवाब मतलब शांति वाला जवाब होगा, वो प्रभावशाली होगा ही। उन्हीं दिनों सम्राट जॉर्ज पंचम ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधियों को अपने महल में एक दावत दी और गांधी जी को भी उसमें आने को पत्र लिखा। तो उसी समय की बात है, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जो जो लोग गए थे, शामिल हुए थे, तो सम्राट जॉर्ज पंचम अपने यहाँ उनको दावत पर बुलाते हैं और गांधी जी भी उसमें शामिल थे। गांधी जी ने कई दिन तक उस पत्र का उत्तर नहीं दिया। बात यह है कि गांधी जी इस तरह की शानदार दावतों में कभी शरीक नहीं होते थे, इसीलिए सत्य और न्याय का पक्ष की वे साफ साफ इनकार कर दे। पर सोचते सोचते एक नैतिक पक्ष उनके सामने आया कि मैं इंग्लैंड का मेहमान हूं और मेहमान को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि उसके व्यवहार से मेजबान के प्रति अवज्ञा प्रकट हो। बस उन्होंने अपने नियम को ढीला करके निमंत्रण पत्र के उत्तर में स्वीकृति पत्र लिख दिया। तो गांधी जी शामिल नहीं होते थे ऐसे शानदार दावतों में, इसलिए वो बहुत दिनों तक पहले पत्र का जवाब नहीं देते। उनका मन था कि वो मना कर दे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मैं इंग्लैंड में रह रहा हूँ, इंग्लैंड का मेहमान हूँ, क्योंकि उस वक्त वो इंग्लैंड में थे। और कोई भी अगर मेहमानों से कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि जो मेजबान है, जहां आप रह रहे हो, जहां पर आप जा रहे हो, उसके प्रति बुरा व्यवहार प्रदर्शित हो, उसकी अवज्ञा हो। तो उन्होंने अपने इस नियम को त्याग दिया और स्वीकृति पत्र दे दिया कि मैं निमंत्रण मतलब कि मैं दावत में आऊंगा। यदि गांधी जी पत्र के जाते ही जल्दी से उसका जवाब दे देते तो क्या होता। मार्च 1944 की बात है। गांधी जी आगा खां महल में नजरबंद थे और बाघ की मृत्यु हो चुकी थी। बाघ की मृत्यु पर भारत सरकार के गृह मंत्री ने जो वक्तव्य केंद्रीय सभा में दिया, उससे गांधी जी सहमत नहीं थे। वे उसका प्रतिवाद करना आवश्यक समझते थे। तो ये घटना है मार्च 1944 की। गांधी जी को आगा खां महल में नजरबंद किया गया था अंग्रेजों के द्वारा और उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, पत्नी जिसको वो बाघ कहा करते थे। और तब भारत सरकार के जो गृह मंत्री थे, उन्होंने एक भाषण दिया था केंद्रीय सभा में। उन्होंने जो बात कही थी उससे वो बात गांधी जी को सही नहीं लगी थी। वो उसको उत्तर देना आवश्यक समझते थे कि ये गलत कहा है तुमने। उन्होंने प्यारे लाल भाई से पत्र लिखने को कहा, पर उनका लिखा पत्र गांधी जी को पसंद नहीं आया। गांधी जी ने स्वयं पत्र लिखा, फिर उसमें सुधार किया। तब साथियों ने उसे देखा। बहुत बार सुधार के बाद गांधी जी ने उसे फिर लिखवाया। तो वहां पर एक प्यारेलाल भाई भी थे, उनसे वो कहते हैं पत्र लिख दो तुम मेरे लिए। फिर वो पत्र लिखते हैं गांधी जी के लिए। गांधी जी को पत्र समझ में नहीं आता, गांधी जी स्वयं पत्र लिखते हैं, बार बार उसको सही करते हैं, उनके साथी देखते हैं। बहुत से सुधार के बाद गांधी जी फिर से उसे लिखवाते हैं। इस तरह 5 बार सुधार के बाद डॉक्टर गिल्डर ने उसे देखा और उसमें 6ठी बार सुधार किया और उनके अनुसार सुशीला नायर ने फिर से एक पत्र तैयार किया। तब तक गांधी जी अपने पत्र में काफी छांट कर चुके थे। इस तरह 2 पत्र हो गए। इन दोनों को मिलाकर एक तीसरा पत्र तैयार हुआ। गांधी जी को यह अच्छा लगा, पर स्नान गृह में नहाते नहाते उसे उन्होंने फिर सुना और कुछ सुधार किए। भोजन करते समय गांधी जी ने उस पत्र में कुछ और सुधार कराए। तब वह टाइप होकर डाक में गया। तो बहुत सारे सुधारों से उनका पत्र गुजरा। 5 बार सुधार किए, फिर डॉक्टर गिल्डर ने देखा, उसमें 6ठा सुधार किया। फिर सुशीला नायर जी ने एक और पत्र तैयार किया। फिर दोनों पत्रों को मिलाकर एक और पत्र तैयार किया गया सुधार के बाद। फिर गांधी जी स्नान गृह में नहाते नहाते फिर से उसे सुना,
फिर सुधार करने लगे और फिर भोजन करते समय फिर सुधार किए और अंत में वह पत्र टाइप होकर डाक से भेजा गया। अप्रैल 1944 ईस्वी में वायसराय पेवल का एक पत्र उसी नजरबंदी में गांधी जी को मिला। पत्र पढ़कर गांधी जी का रोम रोम गर्म हो गया और गर्मी में उन्होंने पत्र का उत्तर लिखा। साथियों को यह पत्र तीखा लगा, पर गांधी जी पूरी गर्मी थे, बोले वह तीखा है ही नहीं। तो 1944 में वायरस वेवल एक नजरबंदी में ही गांधी जी को एक पत्र देते हैं। बहुत गुस्सा आता है गांधी जी को उस पत्र को पढ़कर। फिर वो जवाब में एक पत्र लिखते हैं और वो पत्र भी बहुत गर्मी से भरा हुआ था, तीखा लगा उनके साथियों को, लेकिन वो कहते तीखा है ही नहीं। कहा गया इस तरह का पत्र न लिखे तो क्या हर्ज है। तो उनके साथी कहने लगे इस पर ऐसा पत्र लिखने की अगर आप नहीं लिखोगे तो क्या बुराई है। गांधी जी उस समय गुस्से में थे, गांधी जी गर्मी से भरे थे, बोले लिखना तो चाहिए, न लिखूं तो मैं नीचे उतरता हूं और लिखूं तो ऐसा ही लिख सकता हूं। गांधी जी को उस समय गुस्सा आ रहा था, वो कहते कि लिखना तो चाहिए, ऐसा ही गुस्से वाला बदले में अगर मैं नहीं लिखता तो मैं नीचे मतलब अपनी नजरों में नीचे गिर जाता हूँ और लिखता हूं तो ऐसा ही लिख सकता हूँ। रात में डॉक्टर गिल्डर ने कहा, यह पत्र लिखने का हेतु क्या है? क्या आगे के लिए पत्र व्यवहार बंद करने का? तो कहते क्या कारण है आप ऐसा पत्र लिख रहे हैं? इससे तो पत्र व्यवहार बंद हो जाएगा, पत्र का आना जाना बंद हो जाएगा। प्रश्न में बरसात थी, पर गांधी की गर्मी उससे न बुझी। बोले जैसा उसका पत्र है वैसा ही जवाब होना चाहिए, ताकि वह समझ ले कि मैं उसका अर्थ समझ गया हूं। तो उस वक्त गुस्से में ही थे। कहते हैं गांधी जी कहते हैं जैसा उसका पत्र उसने दिया है मुझे लिखकर वैसे ही मैंने जवाब दिया है, अगर मैं ऐसा नहीं लिखूंगा तो वो समझेगा कि मैंने उसकी बात समझी ही नहीं। प्यारेलाल भाई ने एक नया पत्र लिखा, गांधी ने उसे पढ़ा और तब नया पत्र लिखवाया। इसमें साथियों ने अपने सुधार सुझाए और तब गांधी जी ने एक और पत्र लिखवाया। लिखवाते लिखवाते ही इसमें सुधार वे कराते रहे। फिर से वो पत्र लिखने और सुधार कार्यों में लग गए। रात में डॉक्टर गिल्डर को यह पत्र दिया गया। दूसरे दिन उन्होंने अपने सुझाव दिए। गांधी जी ने लिखा कि हाकिम और रैयत एक होकर काम नहीं कर सकते और गिल्डर इससे भी सहमत नहीं थे। गांधी जी अपनी बात पर जमे रहे। रात को डॉक्टर गिल्डर आते हैं, वो अपने सुझाव देते हैं, गांधी जी उनकी बात से भी सहमत नहीं होते हैं। शाम को घूमते समय उनका मत बदला कि सांप मालिक और नौकर पर एक साथ हमला करे तो दोनों से मारने में सहयोगी हो जाएंगे। तब वे बोले अगर मेरा यह पत्र ज्यों का त्यों चला जाता तो मेरी हंसी होती। तो शाम के समय जब वो घूमते रहते, बहुत विचार करते अपनी बातों पर, तो उन्हें एहसास होता है कि सांप अगर मालिक और नौकर को एक साथ मारता है मतलब हमला करता है तो दोनों एक उसे मारने में लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं जैसा पत्र सामने वाला लिख रहा है अगर मैं वैसे ही पत्र उसे लिख कर दूं तो मेरी ही हंसी होगी, मेरा ही मजाक होगा। और तब दूसरे दिन उन्होंने एक नया पत्र लिखवाया और वही वेबल को भेजा। जब गांधी जी को एक खत के लिए इतनी सावधानी और श्रम की आवश्यकता थी तो मुझे आपको कितनी जरूरत है। तो ये बात मतलब लेकर कह रहे हैं कि फिर वो पत्र लिखवाते और फिर वो भेजते। लेकिन गांधी जी जैसे इंसान आप इतनी सावधानी से इतनी मेहनत से पत्र को लिखा करते थे, इतने सुधार करते थे, तो आप और हम किसी बात को ऐसे ही कैसे कर सकते हैं? हम ऐसे ही किसी को जवाब कैसे दे सकते हैं? चाहे वो वाणी द्वारा हो चाहे वो पत्र के द्वारा हो, हमें सोच समझ कर जवाब देना। आदमी गरम खत कब लिखता है? जब वह किसी बात से गुस्से में आ जाए। गुस्सा दिमाग पर सवार है तो कलम में ठंडक कहां से आएगी? तो क्या कह रहे हैं कि गरम खत यानी गुस्से वाला खत पत्र कब लिखेगा इंसान? जब वो गुस्से में होगा। और जब गुस्सा दिमाग पर चला जाता है, दिमाग पर हावी हो जाता है, तो फिर जो हम कलम को ठंडक कहां से देंगे? क्या आप चाहते हैं कि किसी को गरम खत न लिखे? हाँ, तो उस समय कोई खत न लिखिए जब आपको गुस्सा चढ़ा हो और लिखने का आवेग इतना प्रबल हो कि बिना लिखे रहा ही ना जाए, तो अवश्य लिखिए, पर उसे लिखकर रख लीजिए, तुरंत डाक में ना डालिए। तो लेखक कह रहे हैं कि अगर आपको कभी ऐसा हो
तो उस समय तो बिल्कुल भी ना लिखे गर्म खत, मतलब गुस्से में तो कोई बात कहे ना, पत्र मत लिखे। और आजकल तो पत्र लिखना ही नहीं होता है। तो अगर आप मेल कर रहे हैं या फिर किसी को वाणी द्वारा जवाब दे रहे हैं तो उस समय ना दे जब आपको गुस्सा आ रहा है। अगर आप खत में लिख रहे हैं तो खत लिखे अपने पास रख ले, कि आप अगर रुक ही नहीं पा रहे हैं डाक में ना डाले, मतलब पोस्ट ना करें, या आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं तो उसको एकदम से जवाब ना दे। दूसरे तीसरे दिन जब उसे शांति से पढ़ेंगे तो आपको यह मक्खियों भरा दूध दिखाई देगा, और आप उसे फाड़कर दूसरा खत लिखेंगे जिसमें ताना तगना एक नहीं सिर्फ काम की बात हो। तो लेखक कह रहे हैं कि जब दूसरे दिन आप उसको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दूध का गिलास जिसमें मक्खियां ही मक्खियां हो वो होगा, और आप उसे फाड़कर फेंक देंगे और फिर से पत्र लिखेंगे जिसमें कोई ताना तगना यानी कि कोई व्यंग्यपूर्ण उक्ति नहीं होगी, किसी का मजाक नहीं उड़ाया गया होगा, केवल काम की बातें ही लिखी होगी। आगे क्या कह रहे हैं, क्या आपके पास किसी का गर्म खत आया है और आप गुस्से से भर उठे हैं? हाँ, तो आप भी ठहरिए और अभी खत न लिखिए। ठहरना संभव न हो तो फिर लिख लीजिए खत और फाड़ दीजिए। उसमें दिल के छाले हैं, अतः उसे डाक में ना डालिए। तो लेखक हम सभी से सवाल कर रहे हैं, क्या हमें भी ऐसे कोई खत मिला है जो गर्म खत हो, यानी कि गुस्से से भरा हुआ हो? और अगर ऐसा मिला भी है तो आप उसका जवाब कभी भी गुस्से में ना दे, बल्कि अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए उसे गुस्से में, लेकिन फिर फाड़ दीजिए। लेखक क्या कह रहा है कि उसमें दिल के छाले हैं, यानी कि उसमें गुस्सा समाया हुआ है, उसे डाक में नहीं डालना है, उसको पोस्ट नहीं करना है। 100 बातों की एक बात है कि गुस्सा आदमी को सोचने लायक नहीं छोड़ता। अब आप अगर गुस्से में खत लिखते हैं तो वह लायक कहाँ है कि उस पर कोई विचार करे। किसी का गर्म खत पढ़कर गर्मा गर्म हो हैं और तभी लिख बैठे उसका जवाब, तो वह लायक कहाँ होगा कि उस पर कोई विचार करे। तो कह रहे कि गुस्सा ऐसा होता है इंसान की सारी बुद्धि को खत्म कर देता है, आप किसी लायक ही नहीं बचते। अगर आपको गर्म खत मिलता है और आप गुस्से में जवाब दे देते हैं तो वो लायक नहीं होगा किसी भी कि कोई उस पर विचार कर सके। बल्कि आपको अगर गुस्सा आ भी रहा है तो और आप जवाब देने बैठ रहे हैं तो वो बिल्कुल बेकार है। इससे बढ़िया अगर आप लिख भी लेते हैं उस पत्र को तो पोस्ट ना करें, उस पर विचार करें, और फिर बाद में जब आपका गुस्सा शांत हो जाए तब आप पत्र का जवाब दें। हमेशा ठंडा खत लिखिए, गर्म खत का ठंडा जवाब लिखिए, और साफ बात यह है कि ठंडे होकर खत लिखिए। तो लेखक क्या करें कि आपको हमेशा ठंडा खत लिखना है, यानी कि शांति वाला खत लिखना है। कोई आपको अगर गुस्सा हो रहा है, वाणी द्वारा गुस्सा हो रहा है, तो आपको जवाब भी शांति से ही देना है, ठंडा जवाब देना है। तो ये पाठ हमें यही सिखाता है कि हमें गुस्से में कोई भी कार्य नहीं करना है, क्योंकि गुस्सा इंसान की बुद्धि को खत्म कर देता है। और जब कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और ही खुद ही शीतल हो। तो मतलब कि हम दूसरों को हमेशा ठंडा जवाब दें, वो गुस्सा है तो हम भी गुस्सा ना हो, ठीक है। और ये संकलित में से है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द पिटारा में से, वापी छोटा तालाब, ताना तगना व्यंग्यपूर्ण उक्ति, अवज्ञा आज्ञा न मानना, अचकचाना विस्मित होना, सालग्राम साल। तो बच्चों ये है पाठ की शब्दार्थ जिन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं जो कि है लेखनी कौशल में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। विद्यार्थी की अजीब हॉबी क्या थी? क्या हॉबी थी? रोजाना चाय पीना, गाली भरी पर्चियां लिखना, मारना पीटना। तो उसकी थी क्या हॉबी? गाली भरी पर्चियां लिखना। गर्म पत्र भेजने वाले की गर्मी को पी जाता है बर्फ जल की धारा, जब आपकी ठंडक गर्मी को पी लेती है। गोलमेज कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधियों को अपने महल में दावत दी गांधी जी ने, जॉर्ज वेवल ने, सम्राट जॉर्ज पंचम ने। तो सम्राट जॉर्ज पंचम देते हैं दावत। छोटी सी बगीची का नाम पड़ गया है। बाएं का बाग, दाएं की ढोलक, बाएं का कुआं। तो यहाँ पर बाएं आएगा, बाएं का कुआं। तो बच्चों ये कार्य हमने कर लिया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें रिक्त स्थानों को भरना है उचित शब्दों के द्वारा। करते हैं। माँ का स्वभाव गर्म था। आपका पत्र पढ़कर खूब हंसी आई।
रात में डॉक्टर गिल्डर गिल्डर को यह पत्र दिया गया। गांधी जी आगा खां महल में नजरबंद थे। गुस्सा आदमी को सोचने लायक नहीं छोड़ता। इसके बाद है सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। यहाँ पर कुछ वाक्य हमें सही गलत बताना है, करते हैं। गरम खत का जवाब अधिक गर्म होना अच्छा होता है, नहीं, गलत। खत तभी लिखना चाहिए जब हमें अधिक गुस्सा हो, गलत। पत्र पढ़कर गांधी जी का रोम रोम गर्म हो गया, बिल्कुल सही। दूसरे तीसरे दिन जब उसे शांति से पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, गलत। प्यारे लाल भाई द्वारा लिखा गया खत गांधी जी को पसंद नहीं आया, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। बच्चों यहाँ पर 2 कॉलम है और वह हमें मिलाना है, करते हैं। 100 गाली का एक गाला, क्या आ जाएगा, मारी फूक उड़ा। कई बार गुरुजी की बैत ने भी उसे दीक्षा दी। इस युद्ध में वह एक तरफ अकेला और दूसरी तरफ 20 विद्यार्थी। तुम तो बीरबल के अवतार मालूम होते हो। गुस्सा आदमी को सोचने लायक नहीं छोड़ता। तो बच्चों ये कार्य हमने अच्छे से पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से ये बात जानी कि गुस्सा आदमी का सबसे बड़ा शत्रु होता है। वो उसकी बुद्धि को खत्म कर देता है, उसको सोचने लायक नहीं छोड़ता। इसीलिए हमें कोई भी जवाब अगर देना हो तो शांति के साथ दे। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।